नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। श्री अमित शाह ने कहा, असम में उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कोविड के बावजूद भूमि का क्षरण रोकने और उसे उपयोगी बनाने का वैश्विक लक्ष्य हासिल करने में भारत ने सभी देशों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को पदभार संभालने पर बधाई दी। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। अगले 24 घंटे में तूफान आसानी के कमजोर पड़ने की संभावना। इसके प्रभाव से कई तटीय स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका से उड़ानें रद्द। सुप्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों के घरों में आग लगाई। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अमेरिका को हराया और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, तमिलनाडु की उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने श्रीनिवास गांधी निलयम की स्थापना की थी। अकम्मा के नाम से लोकप्रिय इस स्वतंत्रता सेनानी ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा विदेशी सामानों और कपड़ों का बहिष्कार किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंबुजमाल। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट के इर्तिका अख्तर। मेरा नाम इर्तिका अख्तर है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को हमारे देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई देना चाहता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी के अमृत महोत्सव क्विज में मुझे आज का विजेता घोषित किया गया है, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया रेडियो और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे हमेशा से रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया है। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 78वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के उस लोकप्रिय गायक का नाम बताएं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था। 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि असम में उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है और प्रदेश में स्थायी शांति के लिए बचे हुए संगठनों से बातचीत जारी है। गुवाहाटी में आज असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के विशेष समारोह में श्री अमित शाह ने बात कही। असम 10वां राज्य है जिसे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ये सम्मान मिला है। राष्ट्रपति का निशान प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर आसाम पुलिस तो गौरव महसूस कर ही रही है, मगर देश के गृह मंत्री के नाते मैं भी गौरव महसूस करता हूं कि देश का 10वां पुलिस फोर्स
आज से आसाम पुलिस बनी। राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया जाना पुलिस संगठन के लिए असाधारण घटना है और ये 10वां पुलिस संगठन है जिसको निशान प्रदान हुआ है। इसके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, आरएएफ, एसएसबी और आरपीएफ के साथ आज से आसाम पुलिस भी एक गौरवपूर्ण क्लब के अंदर अपना नाम दर्ज करा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग सभी उग्रवादी गुट समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और सरकार ने उन सभी का पुनर्वास किया है। दशकों बाद राज्य में उग्रवाद रुक गया है और प्रदेश में शांति लौट आई है। गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विवादास्पद मुद्दा था। केंद्र सरकार ने हाल ही में हालात सामान्य होने पर असम के 23 जिलों में इस अधिनियम को हटा लिया है। श्री अमित शाह ने असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित होने पर बधाई दी और पुलिस बल के जवानों की कड़ी मेहनत, समर्पण और निस्वार्थ सेवा से लोगों की सेवा करने के लिए सराहना की। असम पुलिस ने यूनिफाइड कमांड के तहत ऑपरेशन बजरंग और भारतीय सेना का ऑपरेशन राइनो के अंदर भी एक सहकर्मी की भूमिका निभाकर भारतीय सेना का मजबूत तरीके से सहायता करने का काम किया है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, ये सभी के खिलाफ निरंतर 7 दशक तक आसाम पुलिस ने विजयी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए उनके डीजीपी से लेकर सबसे कम उम्र वाले कांस्टेबल तक सबको आज मैं देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य पुलिस को इस विशेष उपलब्धि के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने पुलिस से समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम करने को कहा और प्रदेश में उग्रवाद को कम करने के उनके प्रयासों की तारीफ की। राष्ट्रपति ध्वज एक विशिष्ट सम्मान है जो किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को युद्ध या शांतिकाल में राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री अमित शाह आज बाद में गुवाहाटी में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट की। नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद श्री कोविंद के साथ ये उनकी पहली भेंट थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत ने मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP14 के अध्यक्ष के रूप में भूमि क्षरण को रोकने और उसे फिर से उपयोगी बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में देशों को एकजुट करने का काम किया है। श्री यादव आइवरी कोस्ट की आर्थिक राजधानी आबिदजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP15 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सम्मेलन कल शुरू होगा और 20 तारीख तक चलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2030 तक भारत को ड्रोन निर्माण का केंद्र बनाने के लिए नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। नीति आयोग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ड्रोन के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा तैयार करने के लिए कार्य करना चाहिए। श्री सिंधिया ने कहा कि ड्रोन उद्योग में भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर पर भी काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए नीति और प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप पोर्टल की भी शुरूआत करेंगे और स्टार्टअप समुदाय को संबोधित करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में नीति निर्माता, इनोवेटर, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप, संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के सभी स्तंभ और सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टार्टअप और संभावित उद्यमी एक दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों के माध्यम से टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में विभिन्न फंडिंग मोड के बारे में भी जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह भी जारी करेंगे। इसके अलावा यहाँ आयोजित स्टार्टअप प्रदर्शनी में नए ट्रेंड और इनोवेशन भी प्रदर्शित किए जाएंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो के विमान में एक दिव्यांग बच्चे को उसके परिवार के सदस्यों के साथ सवार नहीं होने देने की घटना की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अंतर्गत 3 सदस्यीय समिति से कराने का निर्णय लिया है। एक ट्वीट संदेश में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने घटना को संवेदनशील मानते हुए जांच कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जांच दल रांची और हैदराबाद का दौरा करेगा, जहां इस बच्चे का परिवार रहता है। ये दल 1 सप्ताह में घटना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करेगा। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस तरह के व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को अपना कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वे उनसे मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ तथा समृद्ध बनाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ करेंगे। उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भारत का दौरा कर रहा है। ओमान के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 82% बढ़कर 9 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मैत्री और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। श्रीलंका में उग्र भीड़ ने निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों के घरों में आग लगा दी है। महिंदा राजपक्ष ने आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहने के कारण बड़े पैमाने पर हो रहे प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया था। इसके एक दिन बाद श्रीलंका में हिंसा भड़क गई। इस बीच कोलंबो में स्थिति तनावपूर्ण है। लाठी और डंडों से लैस लोगों ने प्रमुख मार्गों तथा हवाई अड्डों की तरफ जाने वाली सड़कों को जाम कर रखा है। हिंसा को रोकने के लिए अधिकारियों ने पूरे श्रीलंका में कल सुबह तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है। फ्रांस और जर्मनी चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द लड़ाई रुकनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने आज कहा कि इससे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच निर्णायक बातचीत हो सकेगी। श्री मैक्रोन ने कहा कि जर्मनी के चांसलर शोल्ज के साथ वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से नया यूरोपीय राजनीतिक समूह बनाने के विचार पर चर्चा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि किसी को भी राज्य के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोहाली के सेक्टर 77 में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय में ग्रेनेड हमले के मद्देनजर समीक्षा बैठक के बाद भगवंत मान ने ये बात कही। पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को जांच के बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। श्री शाह ने कहा, असम में उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, कोविड के बावजूद भूमि का क्षरण रोकने और उसे उपयोगी बनाने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने में भारत ने सभी देशों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को पदभार संभालने पर बधाई दी। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। अगले 24 घंटों में तूफान आसानी के कमजोर पड़ने की संभावना, इसके प्रभाव से कई तटीय स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका से उड़ानें रद्द। सुप्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष और सत्तापक्ष के कुछ सांसदों के घरों में आग लगा दी। उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम ने अमेरिका को हराया और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। भीषण चक्रवात आसानी के अगले 24 घंटे में कमजोर होकर चक्रवाती तूफान का रुख लेने की संभावना है। तूफान के असर से कल आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आसनी चक्रवात के आज मध्य रात्रि तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर आंध्र प्रदेश तट से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे ओडिशा तट तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पूर्वोत्तर की ओर मुड़ने और उत्तर आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के तटों से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी की ओर बढ़ने के आसार हैं। अमरावती में मौसम के निदेशक एस स्टेले का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान इसके कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। चक्रवाती प्रभाव के तहत पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में अलग अलग स्थानों पर आज और कल तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। विशाखापट्टनम के तटरक्षक बल के जवानों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत सामग्री के साथ तैयार रखा गया है। विजाग में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जिलों में स्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष ने काम करना शुरू कर दिया है। जी कोंडला राव की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में आज सुबह से कई घंटे तक लगातार हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ स्थानों पर आज और कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में नीलगिरी जिले के कोडानाडू में सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश हुई। इस बीच चेन्नई के कई तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के पूर्वानुमान के बाद आज चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित हुई हैं। 2 विमानन कंपनियों ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम और हैदराबाद सहित कई शहरों के लिए उनकी 10 उड़ान सेवाएं दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं। केरल में अगले 3 दिन तक गरज के साथ तेज वर्षा हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने भीषण चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव से अगले कुछ दिनों में केरल में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 190 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 13,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 2,288 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 19,637 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 165वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने, कठोर लगान और भारतीय रजवाड़ों के साथ बुरे बर्ताव सहित अनेक धारणाओं से उत्पन्न असंतोष ने लोगों को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को उकसाया। लेकिन संघर्ष की चिंगारी भड़कने का तात्कालिक कारण ग्रीस लगे कारतूसों का इस्तेमाल था। ये अफवाह फैल गई कि उन कारतूसों में प्रयुक्त ग्रीस में गाय और सूअर की चर्बी मेरठ में मई 1857 में तीसरी रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगे इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसकी वजह से उनका कोर्ट मार्शल किया गया और लंबे कारावास की सजा सुनाई गई। 10 मई को सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी और साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया। सिपाहियों ने तुरंत ही दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 81 वर्षीय बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। शीघ्र ही संग्राम की ज्वाला उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध तक फैल गई। कंपनी बहादुर बनकर हमसे कह रही कि हम बागी हैं। हम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ताजदार हिंद बागी हैं। हमने बगावत की। आज जैसे तुम बगावत कर रहे हो, तारीख उसे हमारी जंग आजादी का पहला कदम कहेगी। और ये मत भूलो, आजादी की लड़ाई एक बार शुरू हो जाती है तो मुकम्मल आजादी हासिल किए बिना खत्म नहीं होती। तुम अपने जुल्मों के इंतहा लाओ, हम अपनी कुर्बानियों का हौसला लाते रहेंगे। इसलिए अबू जफर की शिकस्त हिंदुस्तान की शिकस्त मत समझ लेना। दिल्ली हाथ से निकलना अंग्रेजों की प्रतिष्ठा के लिए बड़ा नुकसान था। जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम की आग पूरे उत्तरी और मध्य भारत में फैलती गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, प्रयागराज और वाराणसी में मौलवी लियाकत अली और बिहार में कुंवर सिंह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तेजी से कार्रवाई की। सेना की सहायता से सितंबर के अंत तक दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से दबाने में अंग्रेजों को लगभग 1 वर्ष लगा। 20 जून 1858 को ग्वालियर में स्वतंत्रता सेनानियों की पराजय के बाद ही स्वतंत्रता की उस आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद हिला दी थी। इसका बड़ा परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में सामने आया। इस कानून से भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत पर ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी चिंगारी लगाई और ऐसी ऊर्जा का संचार किया जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत बनी रही। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 1857 में आज ही के दिन ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसने नागरिकों में देशभक्ति की भावना प्रबल की थी और औपनिवेशिक शासन को कमजोर करने में योगदान दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्र महान स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों के लिए उनका ऋणी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने में शानदार काम कर रही हैं। जिलाधिकारी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने बताया कि ये संस्थाएं सरकारी कार्यक्रमों में सामाजिक समावेश बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं और इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंटवार्ता में श्री भट्ट ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य लोगों की मदद से प्रशासन 180 पंचायतों में अतिक्रमण वाली भूमि को फिर से प्राप्त करने और इसे खेल के मैदान में बदलने में कामयाब रहा। The uniqueness of Kulgam is that we have completed around 178 play fields among 178 panchayats. So we can proudly say that we have achieved one panchayat, one play field. We were able to bring a community movement into it. PRIs ने help किया, जन भागीदारी का काम किया, and rural development has achieved this way. Like DK Marg, पहाड़ों में हमने बनाई और PRIs का जो रोल रहा है in construction play fields was great. सुप्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का आज सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे और पिछले 6 महीने से अस्वस्थ थे। 13 जनवरी 1938 में जन्मे पंडित शिव कुमार ने 5 वर्ष की आयु में तबला बजाना और 13 वर्ष की आयु में संतूर वादन शुरू कर दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा को वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव कुमार शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया और उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्र मुग्ध करता रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ बातचीत को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिव कुमार शर्मा का निधन संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय महिला टीम ने उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप डी में अमेरिका को 4-1 से हरा दिया है। थाईलैंड के बैंकॉक में हुए सिंगल मैचों में पीवी सिंधु ने जेनी गई को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे पुणे में खेला जाएगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। आंध्र प्रदेश के उस लोक गायक का नाम बताएं जिन्हें अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने पर गिरफ्तार किया था। 1970 में इस गायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। श्री अमित शाह ने कहा, असम में उग्रवाद लगभग समाप्त हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, कोविड के बावजूद भूमि का क्षरण रोकने और उसे उपयोगी बनाने का वैश्विक लक्ष्य हासिल करने में भारत ने
सभी देशों को एक साथ लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को पदभार संभालने पर बधाई दी। अगले 24 घंटे में तूफान असानी के कमजोर पड़ने की संभावना। इसके प्रभाव से कई तटीय स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका से उड़ानें रद्द। और सुप्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।